हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यू पंजाब मीडिया और आज हम पहुंचे हैं हैबवाल, बड़ी हैबवाल के लक्ष्मी नगर एरिया में, जहां पर हम आए हैं डॉक्टर मिश्रा जी के पास, जो कि आँखों के स्पेशलिस्ट हैं। तो आज उनसे बात करेंगे आँखों के बारे में, उनकी जो भी समस्या हैं उन सभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको दिखा देते हैं उनका जो अंदर का जो क्लिनिक है उसका व्यू आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी मशीनरी लगी हुई है जिनके ऊपर आँखों की टेस्टिंग वगैरह की जाती है, आप देख सकते हो। बाकी इनके पास ऑप्टिकल्स वगैरह, स्पेक्स वगैरह सारी यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, ये आप देख सकते हो। तो आज बात करेंगे डॉक्टर साहब से इन सभी चीज़ों के बारे में, आँखों के बारे में, क्या क्या इनमें प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है, क्या प्रिकॉशन है, उन सभी चीज़ के बारे में। सबसे पहले तो नमस्कार डॉक्टर साहब, और सबसे पहले आप ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि आप कितने टाइम से इस प्रोफेशन में हो, किन किन हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे चुके हो और एट प्रेजेंट आप कहाँ पे काम कर रहे हो। मैं एक्चुअली 2004 से इस प्रोफेशन में हूँ, ठीक है। और मैं सबसे पहले शंकर नेत्रालय चेन्नई में था, फिर शंकर नेत्रालय कलकत्ता से मैंने प्रैक्टिस की हुई है। और एट प्रेजेंट अभी मैं अपना सेंटर जो है 2016 से मैं अपना सेंटर रन कर रहा हूँ आफ्टर नोटबंदी। और मैं अभी पार्ट टाइम में एडवांस सेंटर फॉर आई है 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक वहाँ पे भी जॉब करता हूँ। और 4 बजे से लेकर के रात को 9 बजे 10 बजे तक मैं यहाँ पर भी छोटी सी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और सुबह में मॉर्निंग में भी अगर कोई पेशेंट आते हैं जैसे 7 बजे से 9 बजे तक मैं उनको भी फिर देखता हूँ अपनी क्लिनिक के ऊपर में। टोटल लगभग आपका हमने 14-15 साल का एक्सपीरियंस हो गया अभी। ठीक है, मतलब 14-15 सालों का एक्सपीरियंस हो गया डॉक्टर साहब को। तो डॉक्टर साहब हमको ये बताइए कि ये क्या कारण हो सकते हैं चश्मा लगने के, ये नंबर लगने के, घटने के, बढ़ने के, क्या रीज़न है इसके? देखिए आजकल क्या है कि नंबर के जो बढ़ने और घटने का जो रीज़न है, या जो आमतौर पर देख रहे हैं कि बच्चों लोगों को या हर किसी को नंबर लग रहा है, उसका मेन है कि जैसे नंबर 2 तरह के होते हैं, एक प्लस या और माइनस के हम लोग बोलते हैं। एक दूर वाली नज़र होती है, एक पास वाली नज़र होती है। तो हम जिस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ज़्यादा यूज़ करेंगे, अगर हम डिस्टेंस में ज़्यादा देखेंगे तो हमारी नज़र दूर के लिए भी अच्छी रहेगी, पास के लिए भी अच्छी रहेगी। अगर हम डिस्टेंस कम यूज़ करेंगे तो हमारी दूर की नज़र कम हो जाएगी। जैसे आजकल माइनस का नंबर, मायोपिया होती है, मायोपिया ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों का चश्मे का नंबर लग रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनका लैपटॉप या मोबाइल या कंप्यूटर या टीवी देखने के कारण ही उसकी नज़र कमज़ोर हुई है। हाँ, एक्सेस अमाउंट में आप अगर मान लो कि लैपटॉप देख रहे हो या कंप्यूटर देख रहे हो या मोबाइल देख रहे हो, आप लॉन्ग टाइम तक अगर आप पास में ज़्यादा यूज़ करोगे तो डिस्टेंस की नज़र ऑटोमेटिक आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी। आजकल के बच्चे जो हैं वो आउटसाइड एक्टिविटी कम कर दिए हैं, ज़्यादातर वो टैब में लगे रहते हैं, मोबाइल स्क्रीन में लगे रहते हैं, घर में बैठे हुए रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। उनको दूर की जो एक्टिविटी है, बाहर के एनवायरनमेंट को वो देखते नहीं हैं, उसके कारण उनकी नज़र जो है ज़्यादा इफेक्टिव हो गई है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं क्या कि बच्चे को भी थोड़ा सा आउटिंग करवाना ज़रूरी है। लैपटॉप और मोबाइल्स के जो वर्क है उसमें कम करके हमें डिस्टेंस विजन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब जब आपके पास कोई आता है और आपको लगता है कि मतलब उसको मतलब आंखों की प्रॉब्लम है या फिर उसकी मतलब आई साइट वगैरह कम है, तो जो आप टेस्ट वगैरह करवाते हो तो कौन कौन से वो जो टेस्ट होते हैं जो करवाए जाते हैं? देखिए नॉर्मली क्या होता है कि पहले तो हम विज़न, बच्चे का विज़न चेक करते हैं। जो आप ये देख रहे हैं हमारा विज़न ड्रम है। सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि बच्चे की विज़न जो है वो, ये जो आप लेटर्स देख रहे हैं उसको स्नेल्स चार्ट बोलते हैं। ये कई तरह के चार्ट्स आते हैं, स्नेल्स चार्ट आते हैं और लॉगमार्क चार्ट आते हैं, डिफरेंट चार्ट्स आते हैं। तो हम लोग जनरली स्नेल्स चार्ट यूज़ करते हैं। ये चार्ट्स यूज़ करने के बाद में हम ये कंप्यूटराइज ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर नंबर है, हम उसे डायरेक्ट करते हैं क्या कि उनका नंबर कुछ माने कि कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर इसमें हमें लगता है कुछ डाउट क्रिएट हो रही है तो हमारे पास में एक रेटिनोस्कोप एक ऑप्शन होती है। सबसे पहले तो मैं कंप्यूटर से एक बार ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर है, इससे ऑटोमेटिक जो नंबर है वो डायरेक्ट हो जाती है। तो पहले हम इसका यूज़ करते हैं, इससे नंबर को डायरेक्ट करते हैं। अगर इसमें हमें लगता है कि कुछ नंबर जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, कुछ एक्साइटेड नंबर आ रही है, तो हम मेडिसिन डाल करके या विदाउट मेडिसिन भी हम लोग ये रेटिनोस्कोप करते हैं। और रेटिनोस्कोप से क्या होता है कि एग्जैक्ट हमारा पावर उसमें डायरेक्ट हो जाती है कि हमारे बच्चे का या हमारे जो बड़े हैं उनके एग्जैक्ट नंबर क्या है। उसके ऊपर में हम लोग फाइनल रिफ्रैक्शन करके जो भी नंबर आता है वो हम देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट होता है कि बच्चों में खास करके एग्जैक्ट मतलब 0 एरर रिफ्रैक्शन होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे का नंबर और ग्लास अगर सही क्वालिटी के और सही तरीके से अगर चेक
किया हुआ हो, तो हम किसी भी नंबर को कंट्रोल कर सकते हैं, कम करने की भी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे आपने चेक कर लिया, चेकअप हो गया, टेस्ट वगैरह करवा लिए, पता लग जाता है कि इसका ये नंबर चल रहा है, तो उसके बाद आगे का क्या प्रोसीजर होता है? उसके बाद में हम उसको स्पेक्ट्स देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में उनको कुछ हम एक्सरसाइज बताते हैं, उनकी डाइट कैसे कंट्रोल करनी है, डाइट के थ्रू हम नंबर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी आइज़ में कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है कि नहीं है, फिर हम उसको देखने के लिए उसकी फंडस एग्जामिनेशन करते हैं। हम ये सीट लैंप होती है, इसको सीट लैंप बोलते हैं, उससे हम अपनी आइज़ की अंदर से लेके बाहर यानी इंटीरियर टू पोस्टीरियर सेगमेंट का चेकअप करते हैं। ये सारी होने के बाद में हमें देखना है कि बच्चे की या किसी भी पर्सन की, चाहे वो बूढ़े हैं, उनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, आंखों में लेजीपन है, स्क्विंट है, या कैटरैक्ट है, ग्लोकोमा है, या रेटिना में कोई शुगर के कारण प्रॉब्लम आई हुई है, तो हम उस अनुसार से उनकी ट्रीटमेंट का प्रोसेस आगे करते हैं और उनको उस अनुसार से हम फॉलोअप करने के लिए बोलते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो कॉन्टैक्ट लेंस हम यूज़ करते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, और वो लोग ये बोलते हैं कि मतलब इससे परमानेंट आपकी आंखों की रोशनी जा भी सकती है। तो क्या ये कॉन्टैक्ट लेंस यूज करना सही है या फिर गलत है? अगर सही है क्यों, गलत है तो क्यों? देखिए, आज के टाइम में अगर आप देखो तो गलत तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ हम कब बोलते हैं, अगर आप शौक से अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस अगर ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है कि आजकल ना ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, पॉल्यूशन ज़्यादा होते हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंस का भी माने कि साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने देखा है जो अपनी मेरी एक्सपीरियंस के अनुसार से कि अगर हाई पावर नंबर हो और पेशेंट की आंखें अगर जो ऑकुलर हाइजीनिक अगर काफ़ी अच्छा हो, तो कॉन्टैक्ट लेंस से बेस्ट तो ऑप्शन कुछ भी नहीं है। अगर मान लो हाई पावर है, हम स्पेक्स अगर लगाते हैं तो स्पेक्स में हमारी जो एक एरिया है वो लिमिट हो जाती है, कॉन्टैक्ट लेंस में जो है एरिया काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन उसको आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि अगर आप आइज़ में लगाते हो तो आप कॉन्टैक्ट लेंस को क्लीनिंग कैसे कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट लेंस अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको आप रख रखाव अच्छी तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रहे हो, अगर आपकी आंखों में रेडनेस हो गई, इचिंग हो गई, ड्राइनेस हो गई, आपने लगा करके सो गए, तो उस समय हमें तुरंत उसको रिमूव करनी होती है। उसकी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो ज़रूर होती है लेकिन अगर आप उसकी अच्छी से रख रखाव करोगे और सही तरीके से अगर कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस तो बेस्ट ऑप्शन है। ओके, तो ये दिन में कितने टाइम तक हम उसको यूज कर सकते हैं? कोई एक क्राइटेरिया होगा कि 5 घंटे, 4 घंटे, इस तरह से कितना घंटा हम कंटिन्यू यूज कर सकते हैं? अगर कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना है तो 4 to 5 आवर्स जो है वो सफिशिएंट है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें आज फुल डे यूज़ करना है, 8 to 10 आवर्स करना है, तो आप बीच में हाफ एंड 1 आवर्स का ना गैप आप दे करके कॉन्टैक्ट लेंस को आप चाहे तो 10 आवर्स 12 आवर्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन बीच में आपको घंटे भर का गैप देना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आँखों में ऑक्सीजन के लिए हमें ज़रूरी होती है कि कॉन्टैक्ट लेंस जो है उसको हम आधे घंटे के लिए रिमूव करें कि उससे हमें आंखों को ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिलता रहे। ओके। तो अगर किसी के ऐनक लग गई, किसी का चश्मा लग गया है, चाहे उसका कोई भी नंबर है, चाहे 4, 5, जिस हिसाब से क्राइटेरिया है नंबर का, तो एक बार आप चलो उनको जो भी है चश्मा बना के दे देते हो, मेडिसिन उनकी चल रही है, तो जो ये चेकअप होता है कि चेकअप करवाने के लिए उनको कितने टाइम के बाद आना चाहिए और रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, उस चीज़ के बारे में भी आप बताइए। देखिए, अगर वो एज पे डिपेंड करता है। अगर मान लिया कि किसी की एज अगर 10 ईयर्स से कम है बच्चे का, 5 ईयर से कम है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि 6 मंथ में, अगर 10 ईयर से कम है तो हम लोग बोलते हैं कि माने ट्वाइस अ ईयर, तो बच्चे की ज़रूर चेकअप होनी चाहिए। बच्चे हो या बड़ों की भी ट्वाइस अ ईयर ज़रूर चेक होना चाहिए, साल में 2 बार, 6-6 महीने की डिफरेंस में होना चाहिए। अगर 10 साल से कम का बच्चा है तो उनकी प्रॉपर मेडिसिन डाल करके उनकी आइज़ की चेकअप होनी चाहिए, जो आजकल जैसे होमाइड, एट्रोपिन, ट्रोपिकामाइड हम लोग आई ड्रॉप्स यूज़ करते हैं, वो डाल करके पूरी फंडस एग्जामिन होना चाहिए, नंबर प्रॉपर चेकअप होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर मान लिया कि आप जेनेटिक हो गए हो, आप अगर 25 साल 30 साल आपकी उम्र हो गई है, उसके बाद में आप साल 1.5 साल में तो एक बार ज़रूर चेकअप करवानी चाहिए। साथ में जैसे हम लोग जनरल हेल्थ चेकअप कराते हैं, वैसे साल में एक बार तो आई चेकअप जरूर करवानी चाहिए। उससे हम आइज़ के नंबर को रोकने का, या हम उसको माने कि अगर वो कुछ बढ़ रहा है या कुछ डिजीज़ आ रही है तो हम उसको इवेल्युएशन कर सकते हैं, क्योंकि खास करके आजकल ड्राइनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके कारण भी नंबर आने शुरू हो गए हैं। तो हम लोग उस सबको माने एग्जामिन करके उसको रोकने की, नंबर को
कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो सर क्या कहते हैं, कई लोग ये बोलते हैं कि नेचुरली भी हम मतलब जो अपना चश्मा है उसको हटा सकते हैं, नंबर घटा सकते हैं, तो क्या चश्मा हटाना या फिर नंबर घटाना नेचुरली क्या पॉसिबल है, उस चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, नेचुरली आजकल क्या है कि अगर आप डाइट अगर अच्छी तरह से ले रहे हो, कंट्रोल करते हो, तो एक लिमिट अमाउंट ऑफ जो नंबर्स होते हैं उसको हम कम कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका जो नंबर है वो एज के अनुसार से अगर इंक्रीज़ किया हुआ है, ठीक है, खास करके हम लोग मायोपिया को देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया तो एक अमाउंट तक ऑटोमेटिक कुछ कम हो जाते हैं, लेकिन जो मायोपिया है जो फार डिस्टेंस के लिए ज़्यादातर माने कि हम नंबर लगा रहे हैं, तो उसका ऑप्शन तो स्पेक्स, कॉन्टैक्ट लेंस और लैसिक लेज़र आजकल की लेटेस्ट टेक्निक आ गई है, या आईसीएल है, डिफरेंट टेक्निक आ गई है। हम नंबर तो उसी से उतार सकते हैं। नेचुरली आप लिमिट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन स्पेक्स उतारने के लिए ना कोई मेडिसिन आई हुई है और ना कोई उसका ऐसा कोई स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट है कि हम कोई मेडिसिन दे दिए और स्पेक्स उतर जाए, ये नहीं है। उसके लिए हमें सर्जरी की तरफ ही जाना पड़ेगा, चाहे आप लैसिक लेज़र करके चश्मे उतार लो या तो आप फिर आईसीएल करवा करके। अदरवाइज़ जब ये सारे ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं तो एक एज आने के बाद में आजकल कैटरेक्ट सर्जरी हो जाती है, फैकिक सर्जरी हो जा रही है, हम वो सब करवा करके फिर नंबर को उतार सकते हैं। नेचुरली कोई मेडिसिन के थ्रू हम नंबर को नहीं उतार सकते। तो आप यहाँ का अपना बता दीजिए कि मतलब आपके अकॉर्डिंग अगर किसी ने परमानेंट अपना चश्मा उतरवाना है तो उसके लिए कौन से सर्जरी वगैरह, कौन से ऑपरेशन है और उनका क्या क्या मतलब कैटेगरी है, कि मतलब एक अपना जिसका बजट कितना है उस बजट के हिसाब से वो उसकी कैटेगरी आपने सेलेक्ट करी होंगी, तो उन सभी कैटेगरी के बारे में आप बता दीजिए कि आप इस तरह से अपना चश्मा उतरवा सकते हो। देखिए, स्पेक्स उतारने के लिए आजकल जो है कई टेक्निक्स होते हैं, जैसे लैसिक लेज़र है। लैसिक लेज़र में भी कई टेक्निक हैं आजकल, फेमटो, कंटूरा है, स्माइल है, अभी लेटेस्ट सिल्क टेक्निक भी आई हुई है। तो एक्चुअली सिल्क और स्माइल का डाटा काफ़ी ज़्यादा हमारे आसपास में अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग अभी सबसे बेस्ट जो लैसिक का जो प्रोसीजर करते हैं वो कंटूरा सर्जरी है। कंटूरा में हमने अभी तक देखा है कि विज़न की सेटिस्फेक्शन लेवल भी काफ़ी अच्छी है, और स्माइल और सिल्क चूँकि लेटेस्ट आई है तो उसमें कुछ ना कुछ एडवांटेज तो ज़रूर होगी, लेकिन हमने अभी तक जितने भी लैसिक पेशेंट को हमने हैंडल किया है तो हमने देखा है कि उसका कंटूरा लैसिक इज़ द बेस्ट ऑप्शन आज के टाइम में। हमें ऐसा महसूस हो रहा है। अगर नंबर आपका 6 to 7 नंबर तक है, साथ में उनकी अगर कॉर्नियल थिकनेस, जो कॉर्निया की थिकनेस होती है, पैकीमेट्री उसको बोलते हैं, वो अगर हमारा परफेक्ट है और उसकी थिकनेस अगर अबव 500 है तो हम उसको लैसिक के लिए, कंटूरा लैसिक के लिए हम लोग कन्विंस करते हैं। अदरवाइज अगर थिकनेस अगर मान लो कि 500 से 480 के आसपास में नीचे आ जा रही है तो फिर हम लोग ईपी कंटूरा, या जिसको हम लोग आज को पीआरके लेज़र बोलते हैं, हम वहाँ पर भी उसको काउंसलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज मान लिया कि किसी का अगर लग रहा है कि नहीं 500 से कम है, तो मैं बेस्ट मानता हूँ, और नंबर अगर 5-6 से ऊपर है, अगर चाहे 8, 9, 10 20 तक नंबर अगर आ रहा है, तो फिर हम लोग आईसीएल, जिसको फैकिक आईओएल आजकल बोलते हैं, वो फैकिक आईओएल हम लोग चॉइस में डालते हैं। उससे क्या होता है कि विजन पेशेंट की कॉर्निया भी काफ़ी सेफ रहती है, ड्राइनेस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एरर भी काफ़ी कम आने का चांस रहता है। उसको आईसीएल बोलते हैं, फैकिक आईओएल। हम लोग ज़्यादातर स्टार आईसीएल को ज़्यादा, क्योंकि वो इम्पोर्टेड है, मेड इन स्विट्ज़रलैंड है, तो उसको ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं। अदरवाइज़ कई लोग हैं, इंडियन आजकल बायोटेक भी आईसीएल चल रही है, उनको भी यूज़ करते हैं। मेरे अनुसार से तो बेस्ट ऑप्शन इम्पोर्टेड स्टार आईसीएल ही है, और वो लगभग आपको 150 से लेकर के 190 के आसपास में राउंड में आईसीएल का चल रहा है। जो लैसिक है वो 90 से लेकर के 110 के आसपास में आजकल कंटूरा लैसिक है। स्माइल का रेट है, और सिल्क का तो कुछ और थोड़ा बहुत वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो कंटूरा एंड आईसीएल बेस्ट फॉर माय नॉलेज और एक्सपीरियंस। तो सर ये कितने टाइम का प्रोसीजर होता है अगर कोई भी ऑपरेशन करवाना हो? आपने कैटेगरी बता दी कि ये वाला करवाओगे इतना प्राइस रेंज है, ये वाला करवाते हो ये प्राइस रेंज है, मतलब अपने बजट के अकॉर्डिंग जिसका भी जो बजट है वो करवा सकता है। तो कितने टाइम के अंदर ये ऑपरेशन हो जाता है, चाहे वो सर्जरी ऑपरेशन जो भी है, वो कितना टाइम के बाद हो जाता है, और बंदा उसके बाद क्या अपना डेली वर्क कर सकता है, उन चीज़ों के बारे में बताइए। देखो, लैसिक लेज़र जो है, मैं खास करके मैं फेमटो कंटूरा की बात करूँगा, तो वो नंबर को
ख़त्म करने के लिए जो लेज़र हो चलती है वो तो समझो क्या है कि 10-12 सेकंड की होती है। यानी कि पूरा प्रोसीजर अगर देखें तो 10 से 15 मिनट की प्रोसीजर है फ्लैप बनाना और लेज़र करना। लेकिन जो लेज़र शॉट्स जो हैं वो 10 से 12 सेकंड, मैक्सिमम 15 सेकंड हम मान सकते हैं कि उससे ज़्यादा की ज़रूरत रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि नंबर के ऊपर में, किसी का हाफ नंबर है या किसी का नंबर 6 नंबर है, 5 नंबर है, उस पर डिपेंड करती है। अदरवाइज़ 10 to 12 सेकेंड्स की प्रोसीजर है। ठीक है, लेकिन पूरी देखो तो 15 मिनट का आपका लैसिक प्रोसीजर है। फ्लैप बनाना हुआ, फिर री फ्लैप करना, फिर रीसेप करना फ्लैप को, और लेज़र वेज़र करना 15 मिनट का काम है। अदरवाइज़ पेशेंट 15 मिनट के बाद में, सर्जरी के बाद में अपने घर जा सकते हैं और दूसरे दिन से अपने वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग मोबाइल्स, कंप्यूटर या स्क्रीन टाइम को बोलते हैं कि 1 वीक्स के लिए अवॉइड करने के लिए। अदरवाइज़ आप रूटीन वर्क में तो से नेक्स्ट डे से आप पूरा रूटीन वर्क सब कुछ कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये आपका जो क्लिनिक है, अपने क्लिनिक के बारे में आप पूरी डिटेल में बता दीजिए। क्या टाइमिंग है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है, कौन से एड्रेस पे है, और उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल अपने बारे में भी बता दीजिए। एक ये मेरा क्लिनिक एक जोत विजन सेंटर है। एक्चुअली मैं यहाँ पर एक लाडोवाल में सत्संग घर है, एक जोत सत्संग घर, तो उससे इंस्पायर होकर के हमने ये क्लिनिक का नाम एक जोत विजन सेंटर रखा हुआ है। मैं लाडोवाल एक जोत सत्संग घर में भी शनिवार को 4 से 6 बजे तक, लगभग 2015 से मैं जा रहा हूँ, हर सैटरडे 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक। वहाँ पे ह्यूज नंबर ऑफ़ पेशेंट मैं वहाँ पर देखता हूँ सिर्फ घंटे 1.5 घंटे में, और उनसे ही इंस्पायर होकर के मैंने ये क्लिनिक का नाम एक जोत विजन सेंटर रखा था, जो 2016 से मैं रनिंग कर रहा हूँ। टाइम थोड़ी बहुत पहले का वेरिएबल होती थी। आज के टाइम में मैं मॉर्निंग में 7 to 9 हमारी ओपीडी यहाँ पे मैं करता हूँ मॉर्निंग के टाइम में। मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग ओपीडी हमारी फ्री होती है, और इवनिंग ओपीडी जो है हमारा 4 to 5, माने 4 to 9, या कभी हमें जैसे हुआ कि 4 बजे से नहीं तो 5 से लेकर के 9 बजे तक, 9:30 बजे तक हमारे पास इमरजेंसी के लिए, चूँकि हमारा रेसिडेंस भी यहाँ पर है, तो इमरजेंसी रात को 11-12 बजे भी आ जाते हैं तो मैं उन्हें भी हैंडल करता हूँ। उसकी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हमारी नहीं है, और मैं 4 से 9 बजे की हमारी वैसे टाइमिंग रखी हुई है जो पेड है, और 200 रुपीज़ हमारी चार्जेस है, यहाँ पे फ़ीस है। मॉर्निंग की ओपीडी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट, जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट ही है हमारी। कोई भी न्यू पेशेंट अगर मॉर्निंग में आते हैं तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देखता हूँ 7 to 9 o'clock। ठीक है, और अदरवाइज इवनिंग जो है वो पेड है 4 to 9, और संडे को 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक। अदरवाइज इमरजेंसी या ओपिनियन के लिए कि हमें किसी डिजीज़ की ओपिनियन चाहिए, हमारे बच्चे के नंबर के लिए या किसी के लिए, वो चाहे जिस टाइम आए हमें कॉल करें या जिस टाइम आ करके दिखाएं, चाहे उनके पास में पैसे हो ना हो, मैं पूरे समय तैयार रहता हूं। क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोफेशनली पैसे कमाने के लिए नहीं, हमने मेनली जो है वो सेवा के पर्पज़ से ही यहाँ पे अपनी क्लिनिक को शुरुआत किया हुआ है। तो मतलब जिस कैटेगरी के लोग हैं, अगर कोई गरीब है तो मानवता के नाम पे कुछ ना कुछ कंसेशन उसके लिए हो जाएगी यहाँ पे। बाकी दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बता दिया आपको जो भी है, क्या रीजन होते हैं, क्या मतलब उसका सलूशन है, किस तरह के आप ऑपरेशन, सर्जरी कौन सी करवा सकते हो। और अभी हम डॉक्टर साहब से ये पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब, आपने ये तो बता दिया कि मतलब क्या इसकी रीजन वगैरह हैं, क्या मतलब आप ऑपरेशन करवा सकते हो, सर्जरी करवा सकते हो। अगर कोई मतलब हेल्थी है, मतलब जिसके आँखों को चश्मा नहीं लगा है, चाहे कोई भी किसी भी एज ग्रुप का हो, तो हमको अपनी जो आंखों की आई साइट है उसको बरकरार रखने के लिए, ताकि आगे इन फ्यूचर हमको चश्मा ना लगे, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन है, उन सभी चीज़ों के बारे में आप बताइए। देखिए, जो एज रिलेटेड जो अगर चेंजेस आने हैं या नंबर आने हैं, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा आप कुछ नहीं ये कर सकते हो। जैसे प्रेस बायोपिक नंबर होती है, आफ्टर 40 ईयर्स जो नंबर आते हैं, उनके लिए तो आपको पास के लिए लगानी ही पड़ती है। उसके हम कम करने के लिए भी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, वो आपका रूटीन जो वर्किंग स्टाइल है उसके ऊपर में। हाँ, उससे पहले जो भी नंबर आ रहा है, चाहे बच्चे का नंबर हो या जो कम एज में, नंबर को हम बढ़ने से रोकने के लिए या नंबर ना आए, उसके लिए क्या है कि आपको अपनी जो रूटीन लाइफ है उसको थोड़ी चेंज करनी पड़ती है। जैसे मॉर्निंग में आप थोड़ा सा जल्दी उठ रहे हैं तो फिर आप मॉर्निंग वॉक किया कीजिए, अपने शरीर की जो हाइजीनिक का ख्याल रखा कीजिए, जैसे शुगर, बीपी, इस सब को कंट्रोल करके रखना, आइज़ में चोट लगना, आइज़ को मैंने कि साफ़ करके रखने की, ये सब रखनी चाहिए। आंखों में ज़्यादा पानी के छींटे नहीं मारना चाहिए। ठीक है, हेल्दी डाइट जैसे होते हैं कि ग्रीन वेज हुआ, या जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं, वो लेनी चाहिए। उस सबसे आप नंबर को कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज स्पेशली कि नंबर को कंट्रोल करने के लिए मैंने पहले ही बोला कि कोई मेडिसिन नहीं आती है। ठीक है, आप अपने डाइट को कंट्रोल करके अपने नंबर को आप कंट्रोल कर सकते हैं।
ठीक है। तो डॉक्टर साहब अगर फास्ट फूड कोई मतलब रेगुलर ले रहा है तो फास्ट फूड का भी हमारी आई साइट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है क्या? ज़रूर, क्योंकि देखिए फास्ट फूड क्या है कि मैंने क्या बोला कि पहले भी मैंने बोला था कि एक्सेस जो आप ले रहे हो वो आपके लिए नुकसान कर रहा है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर ज़्यादा देर देखोगे तो नुकसान करेगा। आपको मैंने बोला कि दौड़ना है तो दौड़ने का मतलब अगर आप दिन भर दौड़ोगे तो आपको थकान महसूस होगी। वैसे ही है कि फास्ट फूड का मतलब ये नहीं कि आपने बर्गर एक दिन अगर हफ्ते में खा लिया तो आपकी आईसाइट कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप डेली अगर आप जाकर के जंक फूड लेते हो या फास्ट फूड लेते हो तो उसमें अनहाइजीनिक्स जो है थिंग्स, ऑयल ज़्यादा हुआ, मिर्ची ज़्यादा है, तो उसके कारण आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगी। जब बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगी तो आई इज़ अ पार्ट ऑफ बॉडी, तो आपकी आंखों में भी इफेक्ट होना ही है। आपकी नंबर भी कम हो सकते हैं, आप डायबिटिक हाइपरटेंसिव हो सकते हैं, आपकी यूरिक एसिड बढ़ सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो चाहे बच्चे हों या बड़े हों, माने कि जंक फूड को थोड़ी सी तो अवॉइड आपको करनी चाहिए। अपनी हेल्थ को आप ठीक रखेंगे तो आइज़ भी आपकी ठीक रहेगी। सबसे स्पेशली मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था आपको ना, डायबिटिक रिलेटेड जो चेंजेस आती है उसके लिए। देखिए एज रिलेटेड भी चेंजेस को कह सकते हैं और डायबिटिक रिलेटेड चेंजेस। एज रिलेटेड चेंजेस में जैसे आजकल कैटरैक्ट होता है, चिट्टा मोतिया है जिसको बोलते हैं, ग्लोकोमा है जिसको काला मोतिया बोलते हैं, शुगर की बीमारी जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। तो इस सब को समय समय पर ट्रीटमेंट करवाना, इलाज कराना ज़रूरी होता है। पहले की जो सोच है कि जो कैटरैक्ट होती थी तो कैटरैक्ट जब हमारा पक जाता था, कैटरैक्ट पक जाना और हमें दिखना बंद हो गया, फिर ऑपरेशन होती थी। उस समय में क्या था कि उतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते थे और प्रोफेशनली जो है डॉक्टर्स भी कुछ अवॉइड करते थे कि उनके पास में उतनी व्यवस्था नहीं होती थी, फैसिलिटी नहीं होती थी। आजकल की कैटरैक्ट सर्जरी में क्या है कि माइक्रो इंसिजन कैटरैक्ट यानी फैको सर्जरी हो रही है, जिसको लेटेस्ट टेक्निक बोलते हैं, कई लोग उसको लेज़र टेक्निक भी बोलते हैं। तो फैको सर्जरी में आप जितनी ईयरली स्टेज में सर्जरी करवाते हैं, ईयरली स्टेज यानी कि मोतिया नहीं है फिर भी करवा लेना है, यानी कि विज़न अगर आपकी 10 to 20% अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है या आपको प्रोफेशनल या रूटीन लाइफ में आपकी अगर विज़न डिस्टर्ब हो रही है, देन वी प्लान फॉर कैटरैक्ट सर्जरी। कैटरैक्ट सर्जरी करवा लेनी चाहिए, यानी जितनी अर्ली स्टेज में आप कैटरैक्ट करवाते हो उतना आपका बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, उतनी आपकी विज़न में क्लियरिटी ज़्यादा आती है। दूसरा है कि ग्लोकोमा, आजकल ग्लोकोमा की भी ट्रीटमेंट हो रही है, ग्लोकोमा की भी सर्जरी हो रही है। पहले लोग बोलते थे ग्लोकोमा की कोई सर्जरी नहीं होती थी, लेकिन ग्लोकोमा की भी सर्जरी हो रही है, काफ़ी समय से हो रही है। उसके लिए आपको नॉलेज होने की ज़रूरी होती है। आप सही जगह पे अगर जाओगे तो पता चलेगा कि आपको ग्लोकोमा की हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आजकल ग्लोकोमा से कोई ब्लाइंड नहीं होता है, बशर्ते मैं देखा हूँ कि डायबिटिक्स के कारण लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, काला मोतिया और ग्लोकोमा के कारण कोई ब्लाइंड नहीं हो रहा है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेडिसिन सही तरीके से मेडिकेशन करो और सही टाइम पर जाके ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट कराओ। सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ डायबिटिक का। डायबिटिक और हाइपरटेंसिव से जो रेटिनोपैथी होती है या हमारी आंखें कमज़ोर होती हैं, उसमें डायबिटिक का बहुत ज़्यादा रोल है। जिनको भी शुगर है, खास करके 40 इयर्स के बाद में, एक तो रूटीन आपको शुगर चेकअप करवानी चाहिए, 3 महीने वाली शुगर टेस्ट कराया करो। और अगर आपके डायबिटिक के कारण कहीं भी पता चल रहा है कि हमारी आंखों में कोई ब्लैक स्पॉट्स, कोई फ्लोटस नज़र आ रहा है, तो आप अच्छे रेटिना हॉस्पिटल में जाकर के, रेटिना स्पेशलिस्ट से जाकर के अपनी आइज़ को प्रॉपर चेकअप कराइए। वो जिस तरह से आपको ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं, आप उन पर फेथ करके आप उनसे ट्रीटमेंट कराना शुरू कीजिए। वैसे मैं यहाँ पे 10 से 3 जो है एडवांस सेंटर फॉर आई हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे भी जाता हूँ और वहाँ पर डॉक्टर दिनेश गर्ग हैं, रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, इज़ द बेस्ट इन पंजाब में कह सकता हूँ उनको। अगर किसी को भी कभी भी अगर लगे कि हमें पर्दे में कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो ग्लोकोमा रिलेटेड हो, कैटरैक्ट रिलेटेड हो या शुगर के रिलेटेड हो, आप हमारे क्लिनिक पे आ जाइए। आपको अगर लग रहा है कि आपके सिर्फ ओपिनियन लेना चाहते हैं, आप ओपिनियन लेने के लिए आ जाइए। अगर आपको कोई ट्रीटमेंट करवानी हो, कोई चेकअप करानी हो, चाहे आप हमारे हॉस्पिटल एडवांस सेंटर फॉर आई BAU 3 नंबर गेट के पास में महाराजनगर में है, आप वहाँ पे भी आकर के हमसे सलाह ले सकते हैं। कॉस्टिंग की कोई बात नहीं है, ट्रीटमेंट ज़रूरी है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे साथ बात करी और लोगों को अवेयर किया। जो भी मतलब आंखों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी उनके मतलब रीजन, सोल्यूशन, ऑपरेशन जो भी करवाना है, सारी चीज़ों के बारे में आपने डिटेल में जानकारी दी है। सो दोस्तों, आज हम आए थे डॉक्टर साहब के पास और उन्होंने काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पे दी है। तो किसी ने भी अगर यहाँ पे आना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर और उनका एड्रेस मिल जाएगा। तो किसी ने भी जानकारी लेनी हो, पहले फ़ोन कर लेना
उसके बाद यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। सो और भी इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यू पंजाब चैनल को। थैंक यू सो मच।